नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया नेपाल रिलेशंस, दूसरे नंबर पे रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज और तीसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल सिटीज़ को रिजिलियंट बनाने से संबंधित, लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल कनक मणि दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। कनक मणि दीक्षित नेपाल के फेमस जर्नलिस्ट हैं। तो इस आर्टिकल में आपको नेपाल का व्यू देखने को मिलेगा, नेपाल का पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, पिछले 3 से 4 महीनों में नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में काफ़ी तनाव है। एक तरफ देखो, इंडिया को शिकायत ये है, नेपाल ने नया मैप अडोप्ट कर लिया है जिसमें कुछ ऐसा एरिया भी दिखाया गया है जो फिलहाल इंडिया के पास है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देना, जैसे भगवान राम नेपाली थे, इंडिया ने हिंदू सभ्यता पर कब्जा कर लिया है, इंडियन वायरस से नेपाल को ज़्यादा खतरा है। तो ये सब शिकायतें हैं इंडिया को, जबकि नेपाल का ये कहना है, बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके नेपाल काफ़ी समय से बातचीत चाहता था बट इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंडिया का ये कहना था, पहले महामारी ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे बाउंड्री डिस्प्यूट पर। तो मजबूरन हमें नया मैप अडोप्ट करना पड़ा। नेपाल का ये भी कहना है कि इंडिया में खास करके जो नॉर्थ इंडिया के चैनल्स हैं वो देखो नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ काफ़ी गलत कवरेज कर रहे थे। इस वजह से इंडिया के न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया गया नेपाल में। तो ये सारे पॉइंट्स बताने के बाद राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए जल्द ही स्टेप्स ना उठाए गए तो फिर दोनों देशों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पीपल टू पीपल टाइज जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया और नेपाल के बीच। और एक बार अगर नफरत बढ़ गई तो उसका खामियाजा दोनों देशों के लोगों को भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे नेपाल के लोग इंडिया में काम करते हैं, बॉर्डर ओपन है, किसी प्रकार से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से खास करके हमारे देश में जो पूर्वी राज्य हैं उनके लोग नेपाल में काम करते हैं। तो नफरत अगर बढ़ी तो ये जो लोग एक दूसरे के देशों में रहते हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके बाद राइटर आर्टिकल में बाउंड्री डिस्प्यूट पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं, जिस बाउंड्री डिस्प्यूट की वजह से रिश्तों में तनाव आया है वो मेनली देखो एक ट्रायंगल की वजह से है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, एक तरफ लिम्पियाधुरा, दूसरी तरफ कालापानी और तीसरी तरफ लिपू लेक पास। इस ट्रायंगल वाले एरिया को लेके डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच। राइटर नेपाल का पर्सपेक्टिव इस डिस्प्यूट को लेके हमारे सामने रखते हैं। वो बोलते हैं, नेपाल का जो क्लेम है ट्रीटी ऑफ सुगोली पर आधारित है। ये 1815 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी की लैंग्वेज के अनुसार नेपाल के जो राजा हैं वो रिवर काली के वेस्ट वाला जो एरिया है उस पर अपना क्लेम छोड़ देंगे। तो ये जो एरिया है ये काली रिवर के ईस्ट में आता है, ना कि वेस्ट में, राइटर के अनुसार। वो ये भी बोलते हैं, बाद में देखो ब्रिटिशर्स ने इस रीजन पर ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा सालों तक राज किया बट इस ट्रीटी की लैंग्वेज को कभी भी नहीं छेड़ा गया। और एक बात, क्योंकि देखो इसको लेके भी कंफ्यूजन है, ये काली रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। राइटर कहते हैं, देखो जब ट्रीटी साइन हुई थी उस समय जो बाउंड्री थी काली रिवर की हम उसे ही मानते हैं और उसी के अनुसार ये डिसाइड होना चाहिए ये जो ट्रायंगल है किसके पास आता है, इंडिया के पास या नेपाल के पास। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, जब देखो इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद शुरुआती सालों में नेपाल के जो जर्नलिस्ट हैं भैरव रिसाल, इन्होंने लिम्पियाधुरा विलेजेस में 1953 का नेशनल सेंसस कंडक्ट किया और नेपाल के सिटीजन्स ने
1959 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में वोट भी किया। लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं इस एरिया के वो नेपाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ दार्चुला में रखे हुए हैं और कुछ बेतादी में भी हैं। बट 1960s में क्या हुआ, इंडियंस ने काला पानी रीजन में नेपाल की तरफ से एक्सेस को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उस समय 1962 में युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। तो नेपाल ने काफ़ी पेशेंस से रिस्पॉन्ड किया। उस समय नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो नेपाल ने इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाया। बट देखो, जैसे ही 1990 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई नेपाल में, उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी कि काला पानी रीजन में जो इंडियन फोर्सेस तैनात हैं उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, यहाँ से वापस भेजा जाए इंडिया में। काठमांडू के जो डिप्लोमेट्स हैं वो देखो इस बात से इनकार करते हैं कि हमने इस डिस्प्यूट को पहले नहीं उठाया। उनका कहना है नेपाल एक कम पावरफुल कंट्री है एज कंपेरिजन टू इंडिया, तो हम चुपचाप डिप्लोमेसी की सहायता से इस इशू को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसका सबूत ये है 1997 से लेके इवन अभी जो गवर्नमेंट है सबने इस बात को माना है काला पानी रीजन में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच, और इसके लिए दोनों देशों की सरकारों ने नेगोशिएटर्स भी असाइन किए हैं ताकि इस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके। देखो, एक बॉर्डर डिमार्केशन टीम जिसमें दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, इस टीम ने इंडिया और नेपाल के बीच जो टोटल बॉर्डर है 1751 किलोमीटर का, इसमें से 98% बॉर्डर तो डिमार्केट कर दिया। बट दो जगह पे डिमार्केशन रह गया, एक तो सुस्ता, दूसरा काला पानी रीजन। यहाँ पे डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया में कुछ लोगों का ये कहना है कि काफ़ी समय से ये एरिया लिपू लेक वाला और लिम्पिया धुरा वाला ये इंडिया के पास है, इस वजह से ये इंडिया का हुआ। तो उस हिसाब से अक्साई चीन काफ़ी समय से चाइना के पास है, तो क्या वो चाइना का हो गया? ये बोलना है राइटर का। उनका ये भी कहना है कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि चाइना के इशारे पर नेपाल ये सब कुछ कर रहा है, जबकि राइटर कहते हैं हमने देखो चाइना के पास भी अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है, क्योंकि लिपू लेक के पास जो एरिया है उसको इंडिया और चाइना मिलकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। तो नेपाल ने चाइना के पास भी प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया कि आप इस एरिया को लेके इंडिया के साथ कैसे एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, क्योंकि इस एरिया पर हमारा भी क्लेम है। इसके बाद 2014 में उस समय जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने एग्री किया कि एक बॉर्डर वर्किंग ग्रुप को इस्टेब्लिश किया जाए, जिसे अनाउंस किया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला के द्वारा। बट इस ग्रुप ने भी कुछ खास काम नहीं किया। अगस्त 2019 में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और नेपाल के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रदीप ग्वालिन, इन दोनों ने एग्री किया कि दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को ये काम दे देना चाहिए इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने का। बट देखो, दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि इंडिया ने इंसिस्ट किया कि एक बार महामारी खत्म हो जाए उसके बाद हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे इस डिस्प्यूट को लेके। नेपाल लाइमलाइट से दूर क्वाइट डिप्लोमेसी की सहायता से इस विवाद को सुलझाना चाहता था। बट जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने के बाद इंडिया ने 8 नवंबर को एक नया मैप दुनिया के सामने रखा और उसमें लिम्पिया धुरा रीजन को भी अपने मैप में शामिल किया गया था। इसके बाद भी नेपाल ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि नेपाल को पता था कि क्वाइट डिप्लोमेसी की सहायता से अगर डिस्प्यूट सुलझाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट इस साल 8 मई को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने काफ़ी धूमधाम के साथ एक अनफिनिश्ड ट्रैक जो लिपू लेक तक जाता है उसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया। नेपाल के प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ एक्शंस लेना था। इंडिया के डिप्लोमेट्स ने हालांकि पूरी कोशिश की कि नेपाल अपना नया मैप ना अडोप्ट करे,
बट चूंकि इंडिया ने लिम्पियाधुरा को अपने मैप में दिखाया था तो नेपाल की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नए मैप को अडॉप्ट किया जाए जिसमें लिम्पियाधुरा रीजन नेपाल के पास दिखाया जाए। ऐसा ही हुआ, नेपाल की सरकार ने नया मैप अडॉप्ट कर लिया। लेकिन देखो, बावजूद इसके अभी भी नेगोशिएशंस हो सकती हैं। राइटर एग्जाम्पल देते हैं काला पानी रीजन का। देखो, काफ़ी समय से काला पानी जो रीजन है वो दोनों देशों के मैप में दिखाया जाता है, तो उसी प्रकार से अब लिम्पियाधुरा जो ट्रायंगल है वो दोनों देशों के मैप पे एग्जिस्ट करती है। बट इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए नेगोशिएशंस में। नेगोशिएशंस अभी भी हो सकती हैं, बट नेगोशिएशंस में चैलेंज ये है कि अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी पूरी तरह से एब्सेंट है। जब देखो 2015 में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था तो उस समय बैक चैनल डिप्लोमेसी की सहायता से विवाद को सुलझा लिया गया था। बट आज के समय में राइटर के अनुसार इंडिया में पीएमओ के पास यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास पावर काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है और दूसरे जो चैनल्स हैं पावर के वो ड्राइव हो चुके हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए विवाद को सुलझाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जैसे आरएसएस लीडरशिप का सहारा लिया जा सकता था विवाद को सुलझाने के लिए, बट नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कह के कि भगवान राम नेपाली थे, आरएसएस की लीडरशिप को नाराज कर दिया। लास्ट में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। देखो, विवाद को सुलझाने की एक अच्छी शुरुआत हुई। 15 अगस्त को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बात हुई। अब होना क्या चाहिए, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई थी दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच। इस फैसिलिटी को फिर से रीएक्टिवेट करना चाहिए। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, अगर देखो फर्दर डिले होता है तो इससे ना सिर्फ नेपाल के लोगों को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली नुकसान उठाना पड़ेगा, बट हमारे देश में पूर्वी राज्यों के जो गरीब सिटीजन्स हैं जो नेपाल में काम करते हैं और वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं अपने अपने घरों में, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे देखो, इंडिया सक्सेसफुली अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर चुका है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी बार बातचीत हुई है। तो नेपाल के साथ भी इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर सकता है, बट इसके लिए टॉप मोस्ट लेवल पर पॉलिटिकल विल चाहिए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया और नेपाल के बीच ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसको दोनों देश अपने रिलेशंस में कंपार्टमेंटलाइज करें। मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर जो तनाव है वो बाकी क्षेत्रों में नहीं दिखना चाहिए। आवश्यकता ये भी है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपीएस ओली, वो थोड़ा वर्बल रिस्ट्रेंट रखें, मतलब ज़्यादा ना बोलें, जैसे भगवान राम नेपाली थे, इस प्रकार की स्टेटमेंट्स नुकसान ज़्यादा करती हैं, रिश्तों में ज़्यादा तनाव लाती हैं। इंडिया के बारे में बोला जाता है, इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है इन्होंने अभी तक काफ़ी संयम से काम लिया है और कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं जारी की है जिससे ऐसा ना हो जाए कि रिश्ते सुधारना मुश्किल हो जाए। आवश्यकता ये भी है राइटर के अनुसार, अभी जो लिपू लेक ट्रैक पे काम चलाया जा रहा है इंडिया की एजेंसीज के द्वारा, उस काम को एक बार के लिए रोक दिया जाए और सारे पुराने जो पेपर्स हैं या फिर ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशंस, मैप्स, ड्राइंग्स सबको इकट्ठा किया जाए और इस ट्रायंगल को लेकर जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सोल्व करने की कोशिश की जाए। राइटर ये भी बोलते हैं, अगर देखो नेपाल के पक्ष में ये रीजन आता है तो नेपाल इसे जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज डिक्लेयर करे और यहाँ से कैलाश मानसरोवर रूट जो अभी होके गुजरता है वो ओपन रहे तीर्थयात्रियों के लिए और इसको लेके कोई भी रोक नेपाल के द्वारा ना लगाई जाए। राइटर कहते हैं ये देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तब की बात है जब एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि इस एरिया पर नेपाल का क्लेम सही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनल लॉज को डीकोलोनाइज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हाल ही में एक कमेटी गठित की गई, कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज। रणवीर सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई। मकसद इस कमेटी को गठित करने का ये था,
हमारे देश में बहुत सारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो उन पर कॉलोनियल लिगेसी की छाप देखने को मिलती है। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए थे उनकी छाप देखने को मिलती है इन कानूनों पर। तो आवश्यकता ये है ऐसे कानूनों को या तो ख़त्म कर दिया जाए या फिर उनमें बदलाव लाया जाए। तो ये कमेटी इस बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देगी। राइटर कहते हैं देश का हर एक जो सिटीजन है वो चाहता है हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हर एक सिटीजन का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेना देना होता है। बट देखो, सरकार ने ये जो कमेटी गठित की है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं वेरियस एक्सपर्ट्स के द्वारा। राइटर कहते हैं भैया डीकोलोनाइजेशन एक प्रोसेस होती है। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो देश की जनता से नहीं पूछा जाता था, चीज़ें ब्रिटिशर्स अपने आप से डिसाइड कर लेते थे। लेकिन आज़ादी मिली तो ये सोचा गया अब देश की जनता खुद से चीज़ों को डिसाइड करेगी, डेमोक्रेसी में जैसा होता है। बट इस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन जो है वेरियस तबकों की बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स देते हैं राइटर। कमेटी की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे बोला गया है जनता से कंसल्टेशन के बारे में कि जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच जनता से कंसल्टेशन चलेगा। बट कमेटी को साफ साफ काम क्या दिया गया है, कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बताया गया है सरकार के द्वारा कि स्पेसिफिकली क्या काम दिया गया है इस कमेटी को। पूरे भारत से रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस कमेटी में। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए गए हैं इस कमेटी के द्वारा सारे इंग्लिश में हैं। देश की कितनी % जनता इंग्लिश बोलना जानती है? मैक्सिमम 10%। और इवन देखो, इंटरनेट पर कंसल्टेशन के बारे में कहा गया है जनता से। देश में कितनी % जनता इंटरनेट का इस्तेमाल करती है? मैक्सिमम 40%। एक और बात जो राइटर बोलते हैं, देखो बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया है इस कमेटी को। तो क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो रेकमेंड करता है सरकार को अगर कोई कानून में बदलाव लाना हो या फिर कानून कोई लाना हो, तो फिर इतना महत्वपूर्ण काम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं दिया गया और इसके लिए स्पेशल अलग से कमेटी क्यों बनाई गई? वो भी एक एड हॉक कमेटी है, मतलब परमानेंट कमेटी नहीं है, एड हॉक कमेटी है। इस काम के बाद ये जो कमेटी है वो खत्म हो जाएगी। एक और बात, इस कमेटी की वेबसाइट में शुरुआत में तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लोगो लगा था, फिर हटा दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी उठने लगे हैं क्या इस कमेटी के पास ऑटोनमी है या फिर नहीं है? इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो देश में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं जैसे वुमन, दलित, माइनॉरिटीज़, गरीब लोग, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इन क्रिमिनल लॉज की, क्योंकि इनके ऊपर एट्रोसिटीज सबसे ज़्यादा होती हैं। बट इनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन वीक है इस कमेटी में। तो ये जो सेक्शंस हैं वो अपने कंसर्न्स को नहीं बता पाएंगे इस कमेटी को, जिसके ऊपर अभी जिम्मेदारी दी गई है कि आप क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म लाने के लिए सजेशंस दीजिए, अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए। इसके बाद राइटर ये कहते हैं सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया गया है जनता की ओपिनियन के लिए, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। जबकि देखो 2003 में उससे पहले जो कमेटी गठित की गई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, मलीमात कमेटी, सिमिलर सा मैंडेट दिया गया था इस कमेटी को भी। बट इस कमेटी ने 5 गुना ज़्यादा समय लिया अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने में। तो फिर क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि ये जो कमेटी गठित की गई है इसको इतना जल्दबाजी में क्यों बोला गया है अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए। 46 क्वेश्चंस इस कमेटी ने रिलीज़ किए हैं जिसको लेके जनता से उनकी राय पूछी जा रही है। बट उन क्वेश्चंस को लेके कंटेक्स्ट नहीं बताया गया है, तो कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा वेग हैं। तो ये सारा क्रिटिसिज्म आज के समय में कमेटी का हो रहा है। लास्ट में राइटर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। राइटर कहते हैं देखो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मकसद ये है जो भी कानून बने, जो भी फैसला हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए पहले अच्छे से, और वो चर्चा इन्फॉर्म्ड चर्चा होनी चाहिए ताकि जो अच्छे आर्गुमेंट्स निकल के आते हैं उनको लेके पॉलिसी बने या फिर कानून बने। बट
जिस प्रकार से इस कमेटी का गठन किया गया है, ऐसा लगता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के प्रोसीजर्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अर्बनाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के अर्बनाइजेशन से और जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी है, बट ये मौका है हमारे देश के पास कि हमारे देश को, खास करके सिटीज़ को फिर से सेफ बनाया जाए, उन्हें साफ़ सुथरा बनाया जाए, रिजिलियंस क्रिएट की जाए, ताकि फ्यूचर में कोई डिज़ास्टर आता है, इवन महामारी आती है। आजकल तो फ्लड्स भी काफ़ी आने लगी हैं, क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो इन सब से आसानी से निपटा जा सके। अभी देखो, ऑलमोस्ट 461 मिलियन जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, और अर्बन एरियाज जो हैं देश के, वो देश की जीडीपी में 63% कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन सिटीज़ कोविड-19 की महामारी से लड़ने में फ़िलहाल फ्रंट लाइन पर हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं, खास करके मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ से देश के 2/3 कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं। सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, वायरस ज़्यादा से तेज़ी से फैलता है, और महामारी को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आवश्यकता ये है कि हम हमारे देश के सिटीज़ के बारे में एक बार फिर से सोचें। कुछ इश्यूज़ जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रीथिंक वाटर। देखो, सिटीज़ में स्लम एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और देश में जो सिटीज़ हैं उनमें 152 से लेकर 216 मिलियन जो लोग हैं वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं। स्लम एरियाज़ में आपको पता है आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पानी भी नहीं मिल पाता, क्लीन पाइप वाटर मुश्किल से मिल पाता है। तो इस वजह से पानी भरने के लिए लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। काफ़ी बार टैंक आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो देखो, वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए स्लम एरियाज़ में बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएं, खास करके वाटर। जो फिकी वाटर मिशन है ये फोकस करता है वेस्ट वाटर को रीयूज़ किया जाए, और इवन ग्रे वाटर को रीयूज़ किया जाए, ताकि पानी की बचत की जा सके और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, इनको कंजर्व किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं रीथिंक फूड एंड न्यूट्रिशन की। देखो, हमें फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। आज के समय में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी अरेंज करना मुश्किल साबित हो रहा है। वर्ल्ड की टोटल जितनी अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है उसमें से 15.1% तो देखो इंडिया की है। आवश्यकता ये है, अभी महामारी की सिचुएशन में सरकार ने जो रिलीफ प्रोग्राम चलाया है उसे कंटिन्यू रखा जाए, और जो लोग छूट गए हैं, इन प्रोग्राम्स का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन लोगों को भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर फूड अवेलेबल करवाया जाए। इसके बाद है स्लम से संबंधित। स्लम्स को डीकंजेस्ट करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की हेल्थ को सुधारा जा सके, उनकी वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। इस दिशा में देखो, स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखो, ये कोविड-19 की महामारी 2014 से पहले आई होती तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि उस समय 60% हमारे देश की जनता ऐसी थी जो खुले में डेफिकेट किया करती थी। हैंड वॉशिंग के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, ओवरऑल भी देखो, हमें सिटीज़ के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स इस प्रकार की बनाई जाएं कि कम से कम कार्बन एमिशंस हों, प्रॉपर डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाए, रोड्स ऐसी हों कि कंजेशन ना हो, रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम्स वैसे तो अभी चल भी रही हैं, लेकिन इनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखो, बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, बहुत सारे देशों की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे अब सिटीज़ के कोर एरियाज़ में ट्रैफिक मूवमेंट को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या फिर साइकिल्स अलाउड होती हैं। इससे ना सिर्फ जॉब्स जनरेट होती हैं, बल्कि हवा भी साफ रहती है, पोल्यूशन कम होता है। तो अभी
सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि देश की कुछ सिटीज़ जहाँ पे कंजेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री को बैन किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहे, इसके अलावा साइकिल्स चलती रहें। इससे ना सिर्फ जॉब्स जनरेट होंगी, पोल्यूशन कम होगा, बल्कि लोग फिट भी रहेंगे। ये देखो कुछ नया आइडिया नहीं है, इस आइडिया को ऑलरेडी वर्ल्ड की वेरियस सिटीज़ में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो आवश्यकता ये है कि अब इंडिया की सरकारें भी इस आइडिया को गंभीरता से लें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया अर्बनाइजेशन से संबंधित। इसके बाद एथिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर, व्हाई हैज सिटीजन चार्टर नॉट बीन ए सक्सेस इन इंडिया सो फार। बताइए। इस क्वेश्चन के जवाब में सबसे पहले आप सिटीजन चार्टर के बारे में बताओगे। सिटीजन चार्टर एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से रिटन कमिटमेंट होती है सिटीजन्स को कि आपको जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उनकी क्वालिटी ये होगी और इतने समय में आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे देखो, आप एक बैंक में जाते हो तो आपको सिटीजन चार्टर दिखता है एंटर करते ही, उसमें दिया होता है इस ब्रांच में आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हो। आपको अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो 10 दिनों का समय लगेगा, या फिर 5 दिनों का समय लगेगा, या फिर 1 दिन का समय लगेगा। नंबर चेंज करवाना है अकाउंट का तो इतना समय लगेगा। सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है, कौन से कोर प्रिंसिपल्स के आधार पर सिटीजन चार्टर को बनाना चाहिए। सबसे पहले अवेयरनेस, जनता को अवेयरनेस होनी चाहिए सिटीजन चार्टर के बारे में। सिटीजन चार्टर ऐसा होना चाहिए सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, अकाउंटेबिलिटी हो। मान लीजिए टाइमलाइन दी हुई है सिटीजन चार्टर में, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं होता है, तो उस सिटीजन चार्टर में ऐसी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसको शिकायत की जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सिटीजन्स का एम्पावरमेंट होना जरूरी है, खास करके वल्नरेबल सेक्शंस का। ये सारे प्रिंसिपल्स आप लिख सकते हो। रीज़न क्या है अभी तक सिटीजन चार्टर फेलियर रहा हमारे देश में? पीरियोडिक एवोल्यूशन नहीं होता अथॉरिटीज़ के द्वारा। फ्रंट लाइन पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनको पता नहीं होता सिटीजन चार्टर कैसे डेवलप करना है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो लोग इसे क्रिएट करते हैं और जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। सिटीजन चार्टर बनाने से पहले कंसल्टेशन नहीं होती जनता के साथ। एक साइज सबको फिट नहीं करता, मतलब एक डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर सब पे अप्लाई नहीं होता। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। डिजिटल लिटरेसी का लेवल काफ़ी कम है और कुछ गलती भी होती हैं तो चेंज नहीं किया जाता एम्प्लॉइज़ के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। अवेयरनेस कम है जनता में। लैंग्वेज काफ़ी बार लोकल नहीं होती, इंग्लिश में होता है तो जनता को समझ में नहीं आता। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फेलियर रहा सिटीजन चार्टर। कंक्लूजन में कह सकते हो, सेकंड ARC ने रिकमेंड किया है हमारे देश में खास करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सर्वोत्तम फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।